रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिलाबेन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकीबेन का टॉर्चर सह न पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकीबेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकीबेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना, ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकीबेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम भोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकीबेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकीबेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकीबेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ
कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तो यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती। चल बेटा, मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी।
ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही 2 रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ, मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा, जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा। जब जब करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। भूतिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डी.के. पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डी.के. पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया
क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था। मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल। वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष, अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला। तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो। चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं। लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया। वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। आयुष खुश हो गया। उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत। और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, बस तू है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HSC एग्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा। जानता है एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया? तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था। मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना। चीटिंग कर रहा था। चीटिंग गलत है। नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी के 5वें मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा। अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी,
लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी। इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो, आंखें खोलो, कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा, अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घरवाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा, कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को, रश्मि मर चुकी है। कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, रश्मि मर चुकी है कौशिक, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक, तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम? ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए।
और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी, तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं, सिर्फ बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया। पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है।
दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं, उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई। बेटा, आ गई तू? देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा, टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी, आ खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी, रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी, उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर? इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा।
ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं। एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला। इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है। अब मैं इसे तबाह करूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खुल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा,
सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव, मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता, मुझे माफ करना। बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ। अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे। रूम नंबर 13। सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। ड्यूटी पर नए नए ज्वाइन हुए होटल कर्मचारी को लगा कि उसे कस्टमर को खुश करने का मौका मिल रहा है। वो झट से उस मैडम के पीछे रूम में चला गया और मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो था उस होटल का सबसे मनहूस कमरा, रूम नंबर 13। ये खौफनाक कहानी है लोनावला की। लोनावला की खूबसूरत वादियों में होटल अतिथि कुछ सालों पहले ही नया नया शुरू हुआ था। होटल में टोटल 20 रूम्स थे और सभी रूम्स हर सीजन में हमेशा एंगेज रहते थे। लेकिन होटल अतिथि में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें बस एक बार एक ही कस्टमर गया और उसके बाद वो कमरा हमेशा हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। वो था रूम नंबर 13। दुनिया की किसी भी होटल में रूम नंबर 13 नहीं देखा मैंने, क्योंकि 13 नंबर रूम अशुभ माना जाता है। मैंने सोचा मैं अलग करूंगा। मैंने अपने होटल में रूम नंबर 13 को जगह दे दी और वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कितना गलत था मैं। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब रूम नंबर 13 की वजह से होटल अतिथि का नाम खराब नहीं होना चाहिए मैनेजर। डोंट वरी सर, हमने वो कमरा सर्विस में लाना कब का छोड़ दिया है। और तो और गेस्ट भी 13 नंबर रूम तो कभी मांगते ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी भूल गए हैं। आप भी भूल जाइए सर उस रूम नंबर 13 को। दरअसल होटल अतिथि का मालिक शुभ अशुभ जैसी बातें नहीं मानता था, इसीलिए होटल बनाते समय उसने होटल की बिल्डिंग में जानबूझकर रूम नंबर 13 रखा। लेकिन होटल शुरू होने के बाद होटल में आए किसी भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट ने रूम नंबर 13 को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि 13 नंबर का आंकड़ा पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है और इसी कारण रूम नंबर 13 भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। लेकिन 1 साल पहले मेघा नाम की एक औरत अपने पति से झगड़ा करके लोनावला भाग आई और रहने के लिए उसने होटल अतिथि चुना। मैडम, सारे कमरे फुल है, बस रूम नंबर 13 छोड़कर। वो चलेगा आपको? हाँ, दे दो मुझे, चलेगा। ओके मैम, लोग 13 नंबर का कमरा शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। प्लीज वेट, हम अभी वो कमरा आपके लिए रेडी कर देते हैं। और उस दिन से मेघा रूम नंबर 13 में रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक
वो लोनावला घूमती और रात में होटल आकर रूम नंबर 13 में ठहरती। वो अपने पति से झगड़कर भाग आई थी। एक दिन उसका पति आया और मेघा को मना कर ले गया, लेकिन फिर दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेघा उसी रात फिर से होटल लौट आई और दूसरे दिन सुबह होटल स्टाफ ने रूम नंबर 13 में पंखे से लटकी हुई उसकी लाश देखी। मेघा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद होटल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूम नंबर 13 हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उस घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी उस कमरे के सामने जाने से भी डरते थे। नाइट शिफ्ट वालों ने तो कमरे से आती हुई मेघा की रोने की आवाज भी सुनी थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक नहीं किया विशाल। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। एक हफ्ते पहले एक रूम सर्विस वाला रूम नंबर 14 को सर्विस देकर आ रहा था। तब उसने रूम नंबर 13 के सामने बैठा रोता हुआ मेघा का भयानक भूत देख लिया। उसी दिन वो रूम सर्विस वाला भाग गया था और आज उसकी जगह पर एक नया रूम सर्वेंट आया, मुरारी नाम का। मुरारी, रूम नंबर 14 से बटर चिकन का ऑर्डर आया है, जा देकर आ। जी दीजिए, अभी गया और अभी आया। अबे आराम से जा। और सुन, तू नया है, रूम नंबर 13 के बारे में पता है ना तुझे? पता है, सब पता है मुझे। आप बस मुझे इतना बता दो, यहाँ टिप तो मिलती होगी ना? मैं पहले उस मन्नत में काम करता था, सब साले कंजूस लोग ही आते थे वहाँ। जा भाई, मेरा दिमाग मत खा। मुरारी बटर चिकन का ऑर्डर लेकर रूम नंबर 14 में पहुंचा। कमरे में एक शादीशुदा कपल था। मुरारी को उन्होंने 500 रुपए टिप दी। मोटी टिप मिलने पर खुश हुआ मुरारी उछलता हुआ किचन की तरफ भाग ही रहा था कि तभी, सुनो, मेरी कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। जी मैडम, अभी करता हूँ। मुरारी अंदर गया और रूम का दरवाजा बंद हो गया। वही था रूम नंबर 13। मैडम, मैडम कहाँ हो आप? कमाल है, अभी तो यही थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नजारा देखकर मुरारी की हालत बिगड़ गई। मेघा का भयानक भूत उसके सामने बेड पर बैठा था। वो धीरे धीरे मुरारी की तरफ बढ़ने लगा तो मुरारी के पसीने छूटने लगे। उस झगड़े की इतनी बड़ी सजा दे रहे थे विशाल तुम मुझको। मुझे पहाड़ से गिराकर धक्का देने वाले थे तुम। मैडम, मैं मुरारी। मैडम, मुझे डर लग रहा है। मैडम, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? देखो विशाल, अब मैं मर गई हूँ, फांसी लगा ली है मैंने। लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विशाल। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी विशाल। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ऐसा कहकर चीखती हुई मेघा मुरारी पर झपट पड़ी और मुरारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन मेघा ने मुरारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मुरारी का सीना पकड़ा और देखते ही देखते उसका सीना चीर दिया। इस प्रकार रूम नंबर 13 ने मेघा के हाथों से मुरारी को मारकर 1 साल बाद अपना दूसरा शिकार भी पा लिया था। भूतिया आम वाला। गर्मियों का मौसम मतलब आम का मौसम। इस मौसम में आम और आमरस का मजा लिया जाता है। लेकिन यही आमरस का मौसम अमनपुर के लिए खून का मौसम बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि शहर में रात के वक्त एक आम वाला घर घर घूमता था।
आम लाया हूँ, ताजे ताजे मोटे मोटे मीठे मीठे आम ले लो आम। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, बहन जी आम ले लो। अरे कैसे ले लूं? चख कर देखती हूँ। आम वाला टोकरी से एक आम उठाकर उसका रस सामने वाले के हाथ पर निचोड़ता तो आम रस नहीं, खून गिरता। खून? ये क्या है? ए आम वाले, ये क्या मजाक है? आम वाला नहीं, भूतिया आम वाला। ऐसा कहकर आम वाला एक भयानक भूत बन जाता और छुरी से सामने वाले का गला काट देता। शहर में भूतिया आमरस वाले ने आतंक मचाया हुआ था। आम वाले के आतंक से सारा शहर भयभीत हो गया और एक तांत्रिक की मदद ली। मैंने काफी प्रयास किए, लेकिन वो भूतिया आम वाला वश में नहीं हो रहा। अब उससे बचना है तो आम खाना छोड़ दो, आम मत खरीदो। बाबा, हम उसके पास नहीं जाते, वो खुद चलकर हमारे पास आता है। उसका भी एक इलाज है मेरे पास। ऐसा कहकर तांत्रिक ने एक घर की दीवार पर कुछ लिख दिया। आम वाले आम ना लाना, ये क्या है बाबा? यही मंत्र है उससे बचने का। शहर के सारे घरों की दीवारों पर ये मंत्र लिखवा दो, वो आम वाला तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। बाबा का दिया हुआ मंत्र पूरे शहर में फैल गया। लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, आम वाले आम ना लाना। और कमाल हो गया, ना तो उस दिन के बाद किसी ने आम वाले को देखा, ना आम वाला किसी के घर में गया। लेकिन लोगों के दिलों में आम का डर बैठ गया था। कोई आम नहीं खरीदता था। अमनपुर में आम खाना अब आम बात नहीं थी। एक रात विशाल और रीटा नाम के दो भाई बहन काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन से शहर में आए। ओह, एक टैक्सी नहीं मिली, अजीब शहर है। अच्छा हुआ पापा 20 साल पहले ये शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुझे तो इस शहर से प्यार है। इस शहर में हमारी पुश्तैनी घर जो है। रहने दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उस घर में रहे हो। पहली बार मम्मी पापा से छिपकर गर्मियों में चिल मारने हम यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, कैसी हालत में है। किसी से पूछते हैं। अरे वो देखो, चौराहे पर वो आम वाला है। चौराहे के बीचों बीच एक आम वाला टोकरी लेकर बैठा था। दोनों आम वाले के पास जाने लगे कि तभी उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। आम वाले आम न लाना। अरे ये क्या लिखा है सारी दीवारों पर? ये भी उसी आम वाले से पूछते हैं, चलो। दोनों आम वाले के पास गए। आम वाला हताश बैठा था। भैया, ये गली नंबर 14 मकान नंबर 7 कहाँ है? आम वाले ने उंगली से एक गली की तरफ इशारा किया। थैंक्स भैया। भैया, सारी दीवारों पर ये अजीब स्लोगन क्यों लिखा है? आम वाले आम ना लाना, यही ना? मैडम, आप विश्वास नहीं करोगी, ये भूत प्रेत का मामला है। भूत प्रेत? सुनाओ भाई, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। ये बात 20 साल पहले की है। शहर में एक गरीब आम वाला घर घर जाकर आम बेचता था। एक रात उसने एक घर की बेल बजाई। साहब, आम ले लो। नहीं चाहिए। साहब ले लो, गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, चख कर देखने दे। साहब, अभी रस चखाता हूँ। रस नहीं, आम काट कर खिलाओ। आम वाले ने एक आम काट कर खिलाया। साहब कैसा है? मजा नहीं आया, और खिलाओ। आम वाले ने एक और आम खिलाया। आदमी ने फिर मुंह बनाया। ऐसा करते करते आम वाले ने टोकरी के सारे आम खिला दिए। मजा नहीं आया, भागो यहाँ से। साहब, पैसे तो दे दो, टोकरी खाली हो गई। अबे, काहे के पैसे? चल भाग। आम वाला गुस्सा हो गया और उसने छुरी दिखाई। साले, 2 कौड़ी के भिखारी मुझे छुरी दिखाता है। इसी छुरी से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हाँ? फिर क्या हुआ? क्या होना था? उस लफंगे ने आम वाले को छुरी से मार दिया।
बाद में वो आम वाला भूत बन गया और लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारने लगा। उसी भूत से बचने के लिए दीवारों पर ये लिखा गया है। हाउ सैड। अब तो आपसे भी कोई आम नहीं खरीदता होगा। चलो कोई नहीं, हम आपसे आम जरूर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन पहले चक्कर जरूर देखेंगे। अभी आम का रस चखाता हूँ, हाथ आगे कीजिए। दोनों ने हाथ आगे किए और आम वाला रस निचोड़ने लगा, लेकिन आम से आम रस नहीं, खून टपकने लगा। खून? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बदला। घरों के दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? अब मैं सड़कों पर राज करूंगा, तबाही मचा दूंगा। ऐसा कहकर आम वाला भयानक भूत बन गया तो विशाल और रीटा कांपने लगे। भूत! भूत! हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने मुझे मेरी ही छुरी से मारकर मुंबई भागने वाला लफंगा, और कोई नहीं, तुम्हारा ही बाप है। ये सुनकर विशाल और रीटा चौंक गए। तभी भूत ने अपनी लहूलुहान छुरी निकाली और दोनों पर वार करना शुरू किया। लगातार वार से दोनों घायल हो गए और तड़प तड़प कर मर गए। क्रिमिनल भूत। एक समय की बात है, इंस्पेक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही होनहार और बहादुर अफसर थे। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर करते थे। एक दिन उनका पाला साइको किलर राका से पड़ गया। वो उसके पीछे भाग रहे थे और राका भी तेजी से भाग रहा था, पर ब्रिजेश ने शॉर्टकट लेकर सामने आकर राका को गोली मार दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राका ऐसा कहते ही दम तोड़ देता है। उसकी लाश को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। ब्रिजेश को बहादुरी का मेडल देकर सम्मान दिया जाता है। उसके परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। आप तो हर महीने एक मेडल ले आते हैं, इतने मेडल कहाँ रखे हैं ये भी बता दीजिए। अरे मम्मी, पापा के मेडल्स के लिए एक नया कमरा बनवा देते हैं। कमरा नहीं, जिस स्पीड से भैया मेडल ला रहे हैं, मेडल्स के लिए हमें नया घर ही लेना पड़ेगा। उसी खौफनाक रात में राका वापस तो आता है, पर अब वो एक इंसान नहीं रहता। वो एक भयानक भूत बन चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर कोई भी बुरी तरह कांप उठे। मैंने कहा था इंस्पेक्टर, मैं वापस आऊंगा। अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अगली रात ब्रिजेश का भाई राजेश ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तू ही है ना उस बहादुर ब्रिजेश का भाई? आवाज सुनकर राजेश डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? तभी राका का भूत उसके सामने आ जाता है। मैं राका, जिसे तेरे इंस्पेक्टर भाई ने मार डाला। अब मैं तुझे मारूंगा। देखता हूँ तेरा बहादुर भाई तुझे कैसे बचाता है। राजेश के उस भूत को देखकर पसीने छूट जाते हैं। वो तेजी से भागने लगता है। तभी राका उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और तभी राजेश की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश अपने भाई को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसने किया तुम्हारे साथ ये भाई? मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। तभी ब्रिजेश की पत्नी पूजा को राजेश के हाथ पर नाखून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। देखिए जी, देवर जी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। ब्रिजेश हाथ पकड़ने लगता है। भाई तो गया, अब बीवी की बारी। राका। ब्रिजेश ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राका,
ये सब राका ने किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वापस आ जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि हमें पंडित जी को बुलवा लेना चाहिए। ये भूत प्रेत का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। पूजा अगले दिन पंडित जी को फोन करती है और उन्हें घर आने को कहती है। राका घर की खिड़की से सब देख रहा होता है। इंस्पेक्टर की बीवी, तू तो गई। पूजा घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने आती है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ राका आ जाता है। कहाँ है तेरे इंस्पेक्टर पति? तुझे बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पूजा राका को देखकर चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रिजेश छत पर दौड़ कर आता है, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो जाता है। राका, मेरी पत्नी को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। मेरे परिवार को छोड़ दे। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, पर पहले तेरी सुंदर सी पत्नी को थोड़ा और सुंदर बना दूं। पूजा डर से भागने लगती है। तभी राका अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला करता है। पूजा चेहरे पर लगे घाव से जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा खुलते ही ब्रिजेश पूजा की तरफ भागता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। ब्रिजेश का बेटा सुधीर पंडित जी को राका के भूत के बारे में बताता है। वो एक दुष्ट आत्मा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली। हमें जल्दी उसके नाम की पूजा करनी होगी ताकि उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। जो करना है जल्दी कीजिए पंडित जी। मैं अपनी पत्नी और भाई को खो चुका हूँ, अब अपने बेटे को खो नहीं सकता। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वहाँ राका आ जाता है। नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मुक्ति दोगे? तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राका सुधीर के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सुधीर का दम घुटने लगता है। तभी ब्रिजेश पंडित जी का दिया हुआ गंगा जल राका पर छिड़क देता है और राका का मृत शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने? तभी पंडित जी अपनी पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और राका की आत्मा हवा में भाप बनकर उड़ने लगती है। नहीं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं। और इसी तरह राका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और ब्रिजेश अपने बेटे की जान बचा पाता है।